हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर किया था। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आपको पता है कि कूलम्ब क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है। तो कूलम्ब ने एक लॉ पेश किया था, लॉ दिया था कि कैसे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब कोई भी आपका चार्जेस है वो क्या कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो कूलम्ब्स ने एक फोर्स दिया था, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ। ठीक है, तो हम ये कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, इसको कुछ ना कुछ किसी से कंपेयर करेंगे ताकि आपको इजी वे में समझ में आए कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने नाइन्थ में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। नाइन्थ में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कूलम्ब्स लॉ पहले से क्या करते हैं, हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स बताते हैं, उससे हम कंपेयर करेंगे कूलम्ब्स लॉ को। ठीक है, ताकि आपको इजी होगा कि कंपेयर करने में, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा, जो कि आपका बेसिक है, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम फाइंड करते थे तो क्या करते थे? दो मास को लेते थे। क्या किया था कि दो मास m1 और एक और मास m2। ठीक है, दो मास को लिया था m1 और m2 और दोनों के बीच r डिस्टेंस पे दोनों को रखा था। दो मास था, दोनों मास को हम कितना डिस्टेंस पे रखे थे? r डिस्टेंस पे रखे थे। तो ग्रेविटेशन ने ऐसा बताया था कि अगर दो मास किसी सर्टेन डिस्टेंस पे है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो वो फोर्स उन्होंने क्या बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्या बोला था पहला? कि जो फोर्स दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा? वो दोनों मास का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पहला तो उसने ये बताया। ठीक है, फिर दूसरा उसने क्या बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। मतलब क्या बताया था कि जो डिस्टेंस है दोनों मास के बीच में, उस दोनों के मास के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है और वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो ये दो चीज इन्होंने बताया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। तो अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या करते हैं? एक कांस्टेंट रखते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया था? f इज प्रोपोर्शनल को हटाया था तो f इज g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या किया? इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो क्या रखा? g रखा। तो g आपका क्या था? g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। क्या था जी? आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और g की वैल्यू भी उन्होंने बताया था कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका यूनिट क्या होगा? मान लीजिए कि ये यूनिट हम यहां पे फाइंड करते हैं। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो इधर हम ले जाते हैं तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड करना g का यूनिट। तो मास का यूनिट क्या होता है? kg होता है। तो kg को अगर हम नीचे ले जाएं तो क्या होगा? kg स्क्वायर। तो ये किसका यूनिट हो गया? g का। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या हो गया? न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन ने बताया था। ये किसके बीच में बताया था? ये दो मासेस के बीच में बताया था। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ते थे। हम 11th में जितनी टॉपिक पढ़ते थे, काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ते थे, एसएचएम पढ़ते थे, कुछ भी पढ़ते थे, तो उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते थे।
मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखते थे, मतलब इस मार्कर को हम फेंक रहे हैं, मतलब इस मार्कर को हम देख रहे हैं, लेकिन 12th क्लास में हम क्या कर रहे हैं, उस मार्कर के जगह पे हम क्या ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, मतलब हम क्या ला रहे हैं, चार्जेज ला रहे हैं, चार्जेज ला रहे हैं। तो अब क्या करो, इस कूलम्स ने सिमिलरली यहां पे कंपेयर करो, कूलम्स लॉ यहां पे लिखते हैं, कूलम्स लॉ कंपेयर करना इजी एकदम। तो हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग में कहा था कि इस मास के जगह पे हम एक चार्ज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, चार्ज लेंगे, और इसमें ये बताइए ये दोनों मास के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मास की जगह पे क्या ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, मतलब क्या, मास, क्या मास को हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो चार्ज है क्या है, इसको विजुलाइज कर सकते हैं, बस विजुलाइज करो कि ये चार्ज है। तो हम 12 में क्या करेंगे, मास की जगह पे किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लेंगे, चार्ज लेंगे। तो यहां पे हमने दो चार्ज ले लिया, Q1 Q2, ठीक है। सिमिलरली इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, सेम ले लेते हैं हम, डिस्टेंस ले लेते हैं R, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज है, ठीक है। तो अब ये दोनों चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा एक दूसरे के ऊपर। तो अब ये कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, दोनों में से कोई एक फोर्स लगाएगा। अगर दोनों चार्ज लाइक हुआ तो इसका मतलब क्या, रेपल लगेगा, रिपल्सन होगा। अगर दोनों चार्ज सेम रहा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, होगा ना, ये तो हमने देखा था, सेम चार्ज रेपल ईच अदर एंड अपोजिट क्या होगा, यहां पे अपोजिट चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा एक तरफ से, पढ़ा था ना। तो यहां पे मान लेते कि ये दोनों सेम चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि क्या है, चार्ज आपका डिफरेंट है, मतलब सॉरी चार्ज क्या है, लाइक चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो सिमिलरली ले लें, हमने यहां पे क्या किया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और मास के जगह पे हम क्या लेंगे, चार्ज लेंगे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। इसी तरह क्या लिए थे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। सिमिलरली हम यहां पे भी लेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। इसमें भी आप करो सेम, F इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक K टर्म लेते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस K को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने सिमिलर यहां पे किया। तो अब आगे देखते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। आपने समझ में आ रहा है ये कंपेयर, इसमें मास ले रहे हैं, इसमें चार्ज ले रहा है, बाकी सब सेम है। इसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा है, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है, बस सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहां पे हम रब करते हैं इसे, बस हम यहाँ पे स्टार्टिंग एक लिख लेते हैं कि हमने क्या निकाला था, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना निकाला था, G m1 m2 बाई R स्क्वायर, और G मेरा कितना था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट कितना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने रिजल्ट निकाला था किससे, ग्रेविटेशनल लॉ से, ठीक है। अब मैंने यहां क्या, अब देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, वहां तो डायरेक्ट मैंने प्रोपोर्शनैलिटी उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकाल दिया था। अब यहां पे हम देखते हैं कि K क्या है, K को हम क्या फाइंड करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। K क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये K हमने क्या कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमेलेबिलिटी। एप्सिलॉन क्या होता है आपका,
सॉरी, एप्सिलॉन क्या होता है आपका? परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है परमिटिविटी, ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज किसी पानी में रखा हुआ तो एक अलग मीडियम हो गया। अगर मान लीजिए ये दोनों चार्ज एयर में रखा हुआ तो अलग हो गया। अगर ये दोनों चार्ज किसी मेटल में रखा हुआ तो दोनों मीडियम क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये जो परमिटिविटी है ये क्या होता है? डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का। तो अब परमिटिविटी क्या होता है आपका? आप सोच रहे होंगे ना परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी क्या होता है पहले ये समझते हैं। परमिटिविटी ये क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि किसी भी चार्ज में, कल मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज में कुछ ना कुछ एक एनर्जी होता है, तो वो एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलता है। वो किस फॉर्म में निकलता है? इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा चार्ज में रुक रहा है, तो ये परमिटिविटी क्या करेगा? उस चीज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? रोकेगा, रोकेगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को रोकता है। तो उसी तरह परमिटिविटी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी एक वैल्यू होती है, सॉरी हम देखते हैं के का वैक्यूम। वैक्यूम में मेनली आपका वैक्यूम का एक क्वेश्चन आता है अधिक से अधिक, लेकिन हम फाइंड करेंगे अदर भी मेटल में परमिटिविटी कैसे निकालते हैं। के मेरा जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो वैक्यूम के लिए आपका एक वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अभी इसका यूनिट निकालते हैं। ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और ये क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और ये क्या है? चार्ज है, चार्ज दोनों इधर आएगा, तो चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। तो क्या करेंगे? सी स्क्वायर। तो के वैक्यूम आपका ये हो गया, हो गया यहां तक। तो अब हम देखते हैं कि ये हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो हम परमिटिव, यहां पे हमने के फाइंड कर लिया वैक्यूम का। परमिटिविटी एक आपका वो भी होता है वैक्यूम का, ई नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि परमिटिविटी डिफरेंट डिफरेंट मेटल का क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया? बस वैक्यूम का। तो मीडियम आपका एयर भी हो सकता है, मीडियम आपका वाटर भी हो सकता है, मीडियम आपका मेटल भी हो सकता है ना। तो इसलिए अब हम फाइंड करेंगे। अब यहां तक नोट कर लिया आपने। अब हम फाइंड करते हैं यहां से, अब हम फाइंड करते हैं यहां पे कि परमिटिविटी हमें फाइंड करना है अदर डिफरेंट डिफरेंट मेटल का। तो एक आपका टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है ई एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कुछ हमें साइंटिस्ट ने दे रखा है एप्सिलॉन की वैल्यू। एप्सिलॉन आपका वाटर में कितना होता है? एप्सिलॉन आपका वाटर में आपका 81, एप्सिलॉन आपका, एप्सिलॉन आर आपका एयर में 1 होता है, और एप्सिलॉन आर आपका मेटल में कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो ये सब टर्म आप याद रखिए, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली जितना न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आपका एप्सिलॉन नॉट ही गिवन रहता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अगर वैक्यूम गिवन रहा तो आपको कुछ यूज ही नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, के की वैल्यू यूज करना है। तो आप ये चीज याद रखिए, के वैक्यूम इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर कूलम स्क्वायर। ठीक है तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं कि हमारा कूलम फोर्स कितना आया, इसी कूलम फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आपका K का वैल्यू क्या था वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये आप चार चीज याद रखिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, ये जो कूलम लॉ है ये आपका पॉइंट चार्ज के लिए है। दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये चीज याद रखिए, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया था, दो चार्ज लिया था। तो दो चार्ज कितना लिया था, पॉइंट के बराबर लिया था, एकदम छोटा छोटा दो चार्ज लिया था। तो ये पॉइंट कूलम लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए अब कुछ केसेस लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहला केस लेते हैं, केस 1, व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम सेंस। क्या है आपका, दोनों जो चार्ज हम ले रहे हैं वो क्या है, दोनों सेम सेंस के। तो दोनों सेम सेंस के हैं, इसका मतलब क्या होगा, उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो मैंने यहां पे ले लिया Q1, यहां ले लिया Q2, और दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, R यहां पर नहीं लेते हैं, ये ले लेते, दोनों के बीच को कनेक्शन करने के लिए डॉटेड लाइन से करते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज है, ये दोनों क्या है सेम सेंस का है। तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे बाहर की तरफ। तो ये जो Q2 है ये क्या करेगा, ये जो Q2 चार्ज है ये क्या करेगा, Q1 को ढकेलेगा उधर, और ये Q1 जो चार्ज है ये Q2 को उधर ढकेल रहा है। तो ये जो Q2 है ये क्या कर रहा है, Q1 पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। तो कितना फोर्स लगा रहा, F12। इसका मतलब क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन वन बाय द चार्ज Q2। मतलब क्या, फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 बाय Q2। ठीक है, समझे कि F1 का मतलब क्या, फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अब ये Q1 क्या करेगा, Q2 की तरफ फोर्स लगाएगा। तो फोर्स किधर लगाएगा, Q2 की तरफ। कौन लगा रहा है, किस पे लग रहा है, पहले तो लिखना है किस पे लग रहा है, तो 2 पे लग रहा है, F2। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो F2। ठीक है, और इसके बाद हमने एक चीज और देखा था, और जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो ये जो फोर्स कैलकुलेट किया था, तो मतलब क्या F21 और F12 दोनों क्या होगा, सेम होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जो फोर्स हम निकालते थे दोनों का प्रोडक्ट निकालते थे। तो यहां पे दोनों F12 और F21 ये क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आपका इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंस है। तो मैग्नीट्यूड इसका F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम
देखते हैं कि ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन के बारे में, अगर ये डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन इस जो फोर्स है वो डायरेक्शन किस में होगा, वो लाइन के डायरेक्शन में होगा जो लाइन Q1 और Q2 चार्ज को जोड़ रहा है, कि द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द चार्ज Q1 एंड Q2 इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या होगा, फोर्स डायरेक्शन इज सेम is along the line joining the two force। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है Q1 और Q2 का, ये दोनों के बीच में ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इसी लाइन पे होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका Q1 चार्ज है, ठीक है, ये आपका Q2 चार्ज है, ठीक है, ये आपका Q2, दोनों सेम सेंस का, तो दोनों क्या करेगा, रिपल्सिव करेगा। तो अब हमको फोर्स का डायरेक्शन देना है, तो फोर्स का हमें डायरेक्शन देना है, तो ये क्या करेंगे, हम दोनों चार्ज को क्या एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, और ये जो होगा क्या कर रहा है, 1 पे लग रहा है F12 और ये क्या होगा F2। समझ गए आप फोर्स का डायरेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज। तो यहां तक हो गया, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। ये देखिए, ये मानिए कि दोनों चार्ज, ये जो Q1 और Q2 को हम किसी सिस्टम में रख दिए, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। क्या किया, मैंने एक सिस्टम में रख दिया। सिस्टम बोले तो क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज अ रीजन विच इज सेलेक्टेड फॉर स्टडी, मतलब वो रीजन है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब हमने ये रीजन सेलेक्ट किया, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं, हमने दो चार्ज रखा है सिस्टम के अंदर, दो चार्ज है Q1, और हमें फाइंड करना है कि इसके अंदर नेट फोर्स क्या है। क्या फाइंड करना, नेट फोर्स फाइंड करना। तो ये दोनों जब फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, F12 और ये क्या लगेगा F21। अब ये बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, F12 इज इक्वल टू F21, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। डायरेक्शन आपका अपोजिट है, तो हमें क्या फाइंड करना, इस सिस्टम का नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है, F net इज इक्वल टू F12 प्लस F21। ठीक है, तो F21 मान लीजिए कि इसको हम पॉजिटिव लेते हैं F12 को, तो इसको हम निगेटिव ले लेंगे, तो F net कितना आ जाएगा, 0। 0 आ गया मेरा, F net कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमको पता है कि अगर F net आपका 0 आ गया तो हमको मोमेंटम पता है, dp इज इक्वल टू F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर फोर्स आपका 0 आ गया तो मोमेंटम क्या आ गया आपका, 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम में अगर दो चार्ज रखे गए तो वो चार्ज क्या हो जाएंगे, यहां पे मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएंगे, यहां पे मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, आया समझ में कि दो चार्ज अगर सिस्टम में रखे रहे तो उसके अंदर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब हमने देख लिया डायरेक्शन, अब हमने क्या देखा कि उसका डायरेक्शन होता है। अगर फोर्स का डायरेक्शन है, अगर फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का अगर डायरेक्शन है तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर फोर्स के पास डायरेक्शन है तो ये कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा।
ठीक है, तो जैसे मैंने दो चार्ज लिया था Q1, ये दोनों को ज्वाइन कर दो Q2, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा F12 और इसके ऊपर क्या लगा F21, ठीक है, और ये मान लेते हैं मेरा डिस्टेंस है R12, ठीक है। तो F12 हम लिखते थे, क्या लिखे थे, तो हमने लिखा यहां पे देखिए, ये पहले वेक्टर फॉर्म में हमें निकला, तो फोर्स क्या वेक्टर फॉर्म में, तो ये मैंने जो फॉर्मूला निकाला है कूलम्ब्स लॉ का, ये मैंने क्या निकाला, कहीं पे इसमें डायरेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो लेकिन फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर डायरेक्शन होगा, तो इसका कुछ ना कुछ वेक्टर के फॉर्म में होगा, इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला जो कूलम्ब फोर्स का होगा वो वेक्टर के लिए होगा। तो वेक्टर के लिए आपको कैसे लिखना है, देखिए आप याद रखिए F, ठीक है, कूलम्ब फोर्स, सॉरी कूलम्ब नहीं, F12 के लिए दे रहे हैं, ठीक है, लिखने का देखिएगा F12 K Q1 Q2, ठीक है, और ये R क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो ये R12 वेक्टर, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, R12 क्या है आपका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है स्केलर है, तो सिंपली R12 स्क्वायर, ठीक है, और उसको हमें डायरेक्शन देना है, तो R12 कैप, कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो हमने यहां पे डायरेक्शन दे दिया, तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका वेक्टर के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हम ये समझ गए आप, तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, तो हम जो कूलम्ब्स का वेक्टर के फॉर्म में हमने निकाला था कि कूलम्ब्स के Q1 Q2 R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक है, तो ये बताइए आपने वेक्टर में पढ़ा है, किसी भी मान लीजिए कि वेक्टर है ए कैप का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते थे, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालते थे, ये चीज को याद रखो। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका दो चार्ज है, ठीक है, ये दोनों के बीच में कनेक्शन हम कर देते हैं, ठीक है, और ये किस डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है ये, तो इसका डायमेंशन क्या है -1 2 3, ठीक है, और ये भी 3 डायमेंशन में, इसका डायमेंशन क्या है 1 -3 2, कोऑर्डिनेट इसका तीनों एक्सिस में क्या है, x एक्सिस में 1 -3, y एक्सिस में z में 2, ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, अब इसका तो आपका इसका चार्ज दे रखा है, इसका चार्ज कितना दे रखा है -3 माइक्रो कूलम, क्या दे रखा है -3 माइक्रो कूलम, ठीक है, और इसका दे रखा है 2 माइक्रो, ठीक है, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस मेरा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना F21 फाइंड करना, ठीक है, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे ये मैंने निकाला था F12 के लिए, ठीक है, तो पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं, अच्छा ये बताइए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स आएगा, फोर्स कैसा आएगा अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो कौन सा फोर्स आएगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो मान लीजिए कि हम F21 के लिए पहले फॉर्मूला लगाते हैं, अब जैसे फोर्स लगा लेते हैं कैसे क्या, तो अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, ये होगा, तो ये कैसे होगा 1 पे लगेगा, ये क्या लगेगा F12, ये क्या लगेगा F21, ठीक है, और ये मान लेते हैं R21, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R21, ठीक है, तो F21 के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे K Q1 Q2, और ये मान लेते हैं हम मेरा वैक्यूम है, वैक्यूम का क्या होता है कि 9 × 10⁻⁻9 इंटू यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, K Q1, और यहाँ पे R12 है, लेकिन यहाँ पे हम 21 के लिए निकाल रहे हैं, तो R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ठीक है, अब हम देखते हैं R1, आपने वेक्टर में पढ़ा ना कैसे कोऑर्डिनेट को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं,
तो देखिए ये मेरा 1 है तो R1 हम लिखते हैं, ठीक है। तो R1 माइनस 1 किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे माइनस आई कैप, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, प्लस 2j कैप, ठीक है। और ये कौन से डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, 3k कैप, आया समझ में। और R2 वेक्टर इसके लिए लिखिए आई कैप, ठीक है, माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। सिंपल, एकदम इजी। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ये सिंपली कैसे लिखा जाता है वेक्टर के फॉर्म में। अब मुझे क्या निकालना, R21, तो R21 वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो आप माइनस कीजिए, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आई कैप, ठीक है, माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5 जे कैप, ठीक है। 2 और माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। यहां पे आपने क्या निकाल लिया, वेक्टर निकाल लिया R21 का वेक्टर निकाल लिया। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड हम निकालने के लिए वेक्टर में हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर ऑफ इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिखते थे ना। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 25 प्लस 1, तो कितना हो गया, √30। तो मेरा R21 निकल गया यहां पे। अब ये बताइए R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R वेक्टर, तो R21 वेक्टर भाई R21 का मैग्नीट्यूड होगा। तो R21 वेक्टर कितना निकाला मैंने, 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप, भाई कितना मैग्नीट्यूड निकाला, √30, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करते, क्या कर फाइंड कर लिया हमने, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया, यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया, और k q1 q2 पता है मुझे। तो F21 वेक्टर मुझे क्या होगा, k की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 का पावर माइनस 9, और ये कितना -3 और माइक्रो है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइक्रो कूलम है, इसका मतलब क्या होगा -6, तो -3 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। और ये कितना होगा 2, तो 2 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो आप एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो F21 तो कितना होगा, 9 इंटू 10 का पावर -9 इंटू कितना है, -3 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6 बाई आर स्क्वायर कितना है, कितना निकाला मैंने 30, तो √30 का स्क्वायर इंटू ये कितना है 2 आई कैप -5j -k कैप बाई √30, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करें घर पे, तो मेरे ख्याल से आंसर कितने आएंगे, आंसर मेरे आएंगे, आप आंसर नोट कर ले, इसको आप घर पे कैलकुलेट कीजिएगा। तो क्या आएगा, 9 इंटू 10 का पावर -3, 2 आई कैप -5j कैप -k कैप इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई इतना, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने आज एक न्यूमेरिकल देखा, कूलम्स लॉ के बारे में देखा, एक इसके वेक्टर फॉर्म में देखा, ठीक है। अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, इस कूलम लॉ और ग्रेविटेशन लॉ के बारे में, दोनों के बारे में, दोनों को कंपेयर करेंगे कि आखिर भाई है क्या, ठीक है, और कौन सा कूलम फोर्स ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो स्टार्ट करेंगे। तो आज भर के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।